आगे निकल जाएगी। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं विवेक जी के पास आऊँगा। एक बात जो आपने कही कि भारत नहीं बँटेगा, हम हमेशा ही आशा करते हैं कि भारत नहीं बँटेगा और जब भी भारत में सॉफ्ट पावर रही है, भारत नहीं बँटा है कभी भी। दुनिया में जब भी सॉफ्ट पावर टॉप पे रही है, देश नहीं बँटे हैं। जब हार्ड पावर आती है, जिसे हम अपने शब्दों में कह सकते हैं नॉट ऑटोक्रेसी, ब्रूटलक्रेसी जैसे पुतिन का है या स्टालिन का था या पाकिस्तान में याह्या खान का था, आप भूलिएगा मत उसको, वो भी एक इतिहास है। जब आप ब्रूटलक्रेसी में आते हैं, देश तब बँटते हैं, क्योंकि उससे पहले बांग्लादेश बाहर नहीं हुआ था। बांग्लादेश तब बाहर आता है, जब याह्या खान आता है, उसकी जो ब्रूटलक्रेसी आती है, जिस ढंग से बांग्लादेश में दमन किया जाता है, उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान, तब वो बँटता है। विवेक जी, पंजाब को हम सँभाल पाए क्योंकि सॉफ्ट पावर थी उस टाइम। हमारे लोग संवेदनशील थे, हमारे नेतागण संवेदनशील थे। उस संवेदनशीलता के साथ हमने उसको सँभाल लिया। लेकिन आजकल की जो हमारी लीडरशिप है, वो संवेदनहीन है सर। वो तो यहाँ तक है कि पंजाब जाते हैं और अपने मुल्क के अंदर क्या कहते हैं, उनकी गाड़ी क्या 10 मिनट को रुक गई एक हाईवे के ऊपर, पुल के ऊपर, तो कहते हैं अपने सीएम से कहना कि बच कर आ गया। जब एक व्यक्ति अपने आप को इस लेवल तक ले जाए कि बच के आ गया, क्यों भाई? पंजाब क्या हत्यारों का देश है क्या? पंजाब क्या मतलब क्या आतंकवादियों का देश है कि आप बच के आ गए वहाँ से? आप पंजाब के ऊपर क्या कह ये इल्ज़ाम चन्नी पर नहीं था उस टाइम चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे। ये इल्ज़ाम पंजाब की जनता पर था। आप उन्हें बताने की कोशिश करें कि अब मैं आपके राज में सुरक्षित नहीं हूँ। दैट्स इट दैट इज़ अ ह्यूज कमेंट एंड वेरी हार्श कमेंट ऑन द पीपल ऑफ पंजाब, द ब्रेव पीपल ऑफ पंजाब। खैर, विवेक जी यही बात हो रही थी कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है इस समय, तो मोदी खुद हैं। और देश का अगर कोई नुकसान होगा आने वाले समय में भी सिर्फ मोदी की वजह से होगा और किसी वजह से नहीं। विवेक जी। जी दिनेश जी, मोदी जी के बारे में हम काफ़ी सालों से चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी एग्ज़ैक्टली क्या है और क्या चाहते हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो अभी हमारे किसी के भी मन में कोई आशंका नहीं बची है कि मोदी जी जो कर रहे हैं, वो इस देश के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, किसी भी लिहाज से नहीं है। अगर कहीं कुछ 1-2 बातें अच्छी हुई है, तो वो बाय द वे हुई है, वो कोई इंटेंशनली नहीं हुई है, ये भी स्पष्ट है। क्योंकि इंटेंशन आखिरकार ये है कि इसमें 2 परतें हैं। एक तो हिंदू राष्ट्र का जो जो भी उनका उद्देश्य है, वो और मोदी जी का खुद का एम्बिशन है। खुद का जिसको हम आत्ममुग्धता कहते हैं। मैं इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाए और मैं एक कोई बहुत ही क्या कहते हैं उसको आइकॉनिक लीडर इस देश का रहा और दुनिया का रहा हूँ, ऐसा मेरा नाम हो जाए। इस तरह की एक एम्बिशन लेकर ये व्यक्ति बिल्कुल बचपन से ही, आप इनके बचपन के फोटोग्राफ्स देख लीजिए और इनके जो भी इंटरव्यूज पहले, अभी तो पिछले 10 साल से वो प्रेस से बात नहीं करते, जिनको जिनको इंटरव्यू देते हैं वो उन्हीं के लोग होते हैं और वो वही प्रश्न पूछते हैं जो मोदी जी चाहते हैं। तो इनका पूरा कंडक्ट जो है वो ये है कि ये एक बहुत ही एम्बिशियस लीडर पहले से रहे हैं और इनकी नज़र हमेशा ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रही है और उसके लिए उन्होंने जो प्लानिंग किया है पहले से, उसमें कई बातें तो ऐसी है कि जिसको हम सीधे तौर पे कह नहीं सकते। मतलब जिस तरीके के दंगे गुजरात में हमने देखे हैं, वो एक स्टेपिंग स्टोन करके ही इस्तेमाल हुआ इस देश का प्रधानमंत्री बनने की दृष्टि से। वहाँ वहाँ से वो हिंदू हृदय सम्राट बने और फिर जाकर एक ग्राउंड बना उनके पक्ष में 2013 में और 14 में, जिसके जिसका इस्तेमाल मतलब गुजरात का जो भी रेपुटेशन है, उसका इस्तेमाल उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए किया और उसी प्रोजेक्ट को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब ये तो बिल्कुल तय है कि जिस तरह से गुजरात में दंगे हुए, उस तरह से दंगे तो नहीं होने दिए जा सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर एक लो इंटेंसिटी वायलेंस किया जाए मुसलमानों के खिलाफ। ये प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ मोदी जी का अपना प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो संघ का प्रोजेक्ट है कि मुसलमानों का मास स्केल पर मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस नहीं करना है। एक लो इंटेंसिटी वायलेंस करना है। महीने में 1-2 केसेस ऐसी हो जाए कि मुसलमान सख्ते में आ जाए। कभी कोई ट्रेन में कोई सीआरपीएफ वाला, पुलिस वाला, कोई आरपीएफ वाला 3 मुसलमानों को मार दे। कहीं सड़क पर कोई गाय को लेके जा रहा है कोई मुसलमान, उसको पकड़ कर मार दे। तो कोई अगर हिंदू मंदिर में 15 साल का बच्चा
अगर पानी पीने जाता है तो उसको मार दिया जाए, मतलब उसको जान से नहीं लेकिन उस मारपीट हो जाए उसके साथ में। इस तरह से मैसेजिंग हो रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ एक मैसेजिंग हो रहा है कि आप सेकंड रेट सिटीजन है। ये प्रोजेक्ट का पार्ट है और ये प्रोजेक्ट इसके लिए मैं सिर्फ मोदी जी को जिम्मेदार नहीं मानता, ये तो संघ का प्रोजेक्ट है और वो संघ का ही प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके संघ का व्हीकल इस्तेमाल करके वो पर्सनल एम्बिशन भी अभी पर्सनल एम्बिशन अपनी सेटिस्फाई और फुलफिल करने का उनका पर्सनल प्रोजेक्ट है। मतलब एक प्रोजेक्ट है संघ का प्रोजेक्ट और जो है एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है और दूसरा उनका इंडिविजुअल पर्सनल प्रोजेक्ट है कि इस देश का प्रधानमंत्री बना रहना और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना। तो ये दोनों लेवल पर मोदी जी काम करते हैं और ये हमने देखा है कि ये इतिहास के जिस तरह से इतिहास का पुनर्लेखन वगैरह की बात चल रही है, इनका इतिहास का इंटरप्रिटेशन कितना खराब है और कितना डेंजरस है, ये अभी सावरकर की फिल्म आई है तो उसको लेकर अभी इन्होंने डिबेट छिड़ा है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते और अहिंसा नहीं होती तो देश को 35 साल पहले ही स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती, मतलब 1947 से 35 साल पहले। तो आप गणित लगाइए, 1912 का समय होता है वो। अब 1912 में तो गांधी जी भारत में ही नहीं थे और वो 15 में आए और 20 में उन्होंने काम शुरू किया। तब तक तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था कांग्रेस का वही इस देश में एक्टिव था, तो उन्होंने क्यों नहीं सशस्त्र क्रांति की, उनको किसने रोका था? उसके बाद 1925 में खुद हेडगेवार जी ने आरएसएस बनाया, तो आपको किसने रोका था? भगत सिंह ने किया ना, बहुत सारे क्रांतिकारी इस देश में हर समय चलते रहे। 1857 में तो बड़ा प्रयत्न हुआ था, वो तो अनसक्सेसफुल हुआ। तो फिर आपको हेडगेवार जी को किसने रोका था? आपने करनी चाहिए थी उसी समय सशस्त्र क्रांति और ब्रिटिशों को भगा देना चाहिए था 1925 से 1930 में। ये 5 साल में अगर आप सारे हिंदुओं को इकट्ठा करते और शस्त्र दे देते हाथ में तो हो जाता काम, इतना आसान। तो ये झूठ, इतिहास का एक झूठ प्रचार, ये तो इनका पूरा काम ही प्रचार तंत्र पे आधारित है। विचार तंत्र से काम नहीं करते, ये प्रचार तंत्र से काम करते हैं। इसलिए कि जब 1947 में इस देश में हिंदू मुस्लिम जो डिस्कॉर्ड था वो अपने चरम सीमा पर था, मतलब लाखों लोग एक दूसरे को काट रहे थे, हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को। उस समय भी हिंदू महासभा जब इलेक्शन में उतरी तो उनको कितनी 4-5 सीटें कहीं मिली थी। मतलब ये जो इनका जो नैरेटिव है, इनका जो विमर्श है हिंदू राष्ट्र का और हिंदू इस देश के प्रथम नागरिक है और प्रथम दर्जे के नागरिक है और मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक है, ये जो इनका विमर्श है वो उस समय भी इस देश के लोगों को मान्य नहीं था जब मुसलमानों के खिलाफ इस देश में बहुत ज्यादा भावना भड़की हुई थी 1947 के समय। उस समय भी इनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। तो आज जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो केवल प्रचार तंत्र का असर है, विचार तंत्र से ये कभी जीत नहीं सकते लड़ाई, इनको पता है, इसलिए ये प्रचार तंत्र ही इस्तेमाल करते हैं। हर टॉयलेट पर मोदी जी का फोटो, वो जो वैक्सीनेशन के कागज पर मोदी का फोटो, रेलवे स्टेशन पर मोदी का फोटो, पेट्रोल पंप पर मोदी, ये केवल प्रचार तंत्र से अपने आप को ऊपर रखते हैं। इनका विचार जो है कभी भी बिल्कुल डीप लेवल पर कभी भी इस देश में परकोलेट इसीलिए नहीं हुआ कि ये विचार ही मूलतः गलत है और ये सामान्य नागरिक समझता है। मतलब उसके लिए कोई बहुत ज्यादा आप अगर देखा जाए तो ये बात तो एक्सेप्टेबल हो सकती है किसी को भी कि भाई इस देश में 80%, जिस देश में 80-85% हिंदू हो उसमें तो हिंदुओं की चलनी चाहिए। ये विचार तो सबको एक्सेप्टेबल उस समय भी होना चाहिए था, लेकिन उस समय भी नहीं हुआ क्योंकि इस देश में वो ट्रेडिशन ही नहीं था। इस देश का विचार मूलतः वो मूल प्रवृत्ति ही नहीं है। इस देश की फितरत ही पहले से ही कभी भी इस तरह की नहीं रही और इसलिए इनको मुश्किलातें बहुत चली इनके रास्तों में हमेशा ही आई कि ये अपना विचार आखिरी तक ले नहीं जा पाए। तो अभी उन्होंने आधुनिक तंत्र ज्ञान का वापर करते हुए ये अपने विचार को लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को उसमें कन्विंस करने का सवाल नहीं है, लोगों पर थोपने की बात है। इसलिए ये इतना करने के बाद भी आज देखिए इनको जो 37% वोट पड़ता है उसमें हार्डकोर आरएसएस के विचार रखने वाले कितने लोग होंगे आपको लगता है? 15-20% या 15% होंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी तो इनके साथ जुड़ गए हैं। वो तो प्रचार तंत्र का असर है।
तो ये ज़्यादा टिकेगा नहीं, ये अपने आप को सिर्फ लाद सकते हैं लोगों पर। मोदी जी अपने आप को लाद सकते हैं, वो एक्सेप्टेबिलिटी लार्ज स्केल लेवल पर इनको एक्सेप्टेबिलिटी कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि इस देश का मूल विचार ही वो नहीं है, और ये वो भली भांति जानते हैं, इसीलिए वो डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। उनको पता है कि देश उनको विचारों के लेवल पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए वो देश पर अपने आप को लादना चाहते हैं। और ये अगर इस देश की जनता को बात समझ में आ जाए तो इनको कभी भी परास्त किया जा सकता है। इस बात का ज्ञान इन जनरल सारे लोगों में जब हो जाएगा, जब लोगों को पता चल जाएगा कि ये असलियत में क्या करना चाहते हैं, तो अभी हो रहा है, मतलब अभी इस इलेक्शन में ही मुझे लगता है कि शायद इनके खिलाफ हवा बह रही है, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन लोग धीरे धीरे समझ में लोगों को आ रहा है कि ये सब प्रचार है और इसमें असल में कोई दम नहीं है। ये धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, और जिसके कई पॉइंटर्स हमको मिलते हैं, जैसा सुनील जी ने कहा, मैं भी कहता हूँ कि अल्टरनेटिव मीडिया जो है उसका जो व्यूअरशिप बढ़ रहा है वो उसी का एक इंडिकेटर है। ऐसे कई इंडिकेटर्स है, आप आज पढ़ लिए डेरेक ओब्रायन ने जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा है, उसमें कई अकाउंट्स पर कैसे ये गवर्नमेंट का फेल्योर है। एमएनआरई जीएस में अगर लोग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट बाहर नहीं है। 80 करोड़ लोग अगर सरकारी खाने पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब पर कैपिटा इनकम बहुत पुअर है इस देश का। इसलिए लोगों को अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और अगर इस इलेक्शन में ही लोग उस मत का उस मत को लेकर जाते हैं और मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ मतदान करते हैं, तो इस इलेक्शन में ही मुझे लगता है ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हॉल्ट तो किया जा सकता है, कम से कम पॉज तो लगाया जा सकता है इसके ऊपर। ये परमानेंटली खत्म तो नहीं होगा, लेकिन पॉज लगाया जा सकता है। पॉज लगाने के बाद फिर इसके खिलाफ जो भी करना है, जो राहुल गांधी ने कहा है, ऐसा मैंने कहीं सुना है उनका वीडियो कि हम कार्रवाई करेंगे और बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, वो उसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। आप 2029 का इंतजार नहीं कर सकते। मुझे लगता है लोग अभी इस बार ही इनके खिलाफ अपने मत का प्रदर्शन करेंगे, और इनकी ये जो जगरनॉट है इसको इसी इलेक्शन में रोकेंगे, ऐसी ऐसी मेरी एक भावना है। मुझे पता नहीं, ग्राउंड ट्रूथिंग मैंने किया नहीं, लेकिन जो दिख रहा है वो इस तरह से प्रतीत हो रहा है, वो मैं बता रहा हूँ। जी।